हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। सो केमिकल रिएक्शन, आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आप साथ साथ में नोट करते रहें। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शन आर दोज इन विच new substance are formed। और कैसे फॉर्म होता है? बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। किससे रीअरेंजमेंट होता है? रिएक्टेंट से। और बनता क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट बनता है। तो सब्सटेंस आर फॉर्म्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ reactant to form product। क्या बनता है हमारे पास? प्रोडक्ट बनता है इसमें। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन आर दोज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है रीअरेंजमेंट करके। किसका? एटम्स, वो भी किसके? रिएक्टेंट के। और रीअरेंजमेंट करके बनता क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट बनता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं कि हम देखते हैं रिएक्टेंट होता क्या है। रिएक्टेंट मार्क नहीं रहा है। तो रिएक्टेंट हमारे पास होता है दो सब्सटेंस which react with each other, which react with each other to form new substance। जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट। क्या होता है प्रोडक्ट? अब आता है हमारे पास प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस which are formed by reaction of reactant। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रोडक्ट वो सब्सटेंस है जो किससे फॉर्म हो? रिएक्टेंट की रिएक्शन से फॉर्म हो। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें। एक जैसे रिएक्शन हम लेते हैं Mg प्लस O2 gives 2MgO। इस पे 2 लगा दीजिए। बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। आगे हम देखेंगे बैलेंस एंड बैलेंस क्या होती है। इसमें देखिए Mg और O2 क्या है? रिएक्टेंट। और MgO क्या है? प्रोडक्ट। एग्जांपल ले लीजिए। रिएक्टेंट, ये हमारे पास प्रोडक्ट। इसको नोट कर लीजिए। तो MgO2 है रिएक्टेंट। इनके रिएक्शन से क्या बना? MgO, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुए? रिएक्टेंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का
रीअरेंजमेंट हुआ तब जाके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो इसको नोट कर लीजिए, ये एक एग्जांपल था। तो पॉज करके नोट कर लें, कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई रिएक्शन हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ऊपर डालेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। इसमें हमारे पास है पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन। तीसरा है हमारे पास चेंज इन कलर, कलर में चेंज। चौथा है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हमारे पास 5 तरीके हैं जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। पहली क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तीसरा है चेंज इन कलर। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। पांचवा है चेंज इन स्टेट। तो सबसे पहले वाला हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस में जहां पे थ्योरी लिखनी होगी वहां पे हम थोड़ा थ्योरी लिखेंगे, बाकी रिएक्शन से हो रहा होगा तो हम रिएक्शन ही लिख लेंगे वहां पे। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस में इसमें हम देखते हैं, इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। H2 क्या है हमारे पास, गैस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको आप नोट कर लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस में। दूसरा है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब होता है कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हुई और रिएक्शन में हमारे पास होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उसमें कुछ ऐसा बन जाएगा कि वो सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब कि वो घुलेगा नहीं फिर से उस सॉल्यूशन में, वो अलग से नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट जैसे हमारे पास है KI प्लस PbNO3 होल ट्वाइस, तो हमारे पास मिलेगा KNO3 KNO3 प्लस PbI2, ये हमारे पास मिल गया। तो हमारे पास किसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, लेड आयोडाइड का। हमारे पास रिएक्शन थी पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। इसको लिख लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और ये है लेड नाइट्रेट, ये हमारे पास मिल गया पोटेशियम नाइट्रेट, और प्रेसिपिटेट किसका मिला, लेड आयोडाइड का।
इसको नोट कर लीजिए। 1 या 2 दिन में फॉर्मूले की वीडियोस भी आ जाएंगे जिसमें कंप्लीट फॉर्मूला हम देखेंगे कि हर एक सब्सटेंस जैसे लेड आयोडाइड ये सॉरी पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, हर एक का फॉर्मूला वाली वीडियो 1 या 2 दिन में आ जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम थर्ड वाला देखते हैं, चेंज इन कलर में। तो पॉज करके नोट कर लें, हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंज इन कलर, जो हमारे पास थर्ड था वो था चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में हमारे पास हो जाएगा when purple color potassium permanganate potassium permanganate react with potassium permanganate react with potassium permanganate react with citric acid. Citric acid, it gives पर्पल कलर का था, हमें मिल जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन। हमें क्या मिला, जब पोटेशियम परमैंगनेट ने रिएक्ट किया सिट्रिक एसिड के साथ तो हमें मिल गया कलरलेस सॉल्यूशन। इसको नोट कर लीजिए। चौथा है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। चौथा है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर वो मार्कर लिख ही नहीं रहा था, बहुत ही हल्का उससे लिखा जा रहा था, तो हमने सोचा चौक से लिखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हीट हमें मिलती है इसमें बाय प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या इसको कॉमनली हम बोलते हैं क्विक लाइन। क्वेश्चन आ जाता है व्हेन क्विक लाइन रिएक्ट विद वाटर व्हाट इज फॉर्म। ये जो आप जानते हैं वाटर है, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको कॉमनली कहते हैं स्लैग लाइन। तो ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर के लिए रिएक्शन है। जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से तो हमारे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इनिशियली रिएक्शन हीट नहीं थी इस सॉल्यूशन में, जब हमने वाटर डाला वैसे ही इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा उबलने लग जाता है। ये चूना हम इसको कहते हैं, आपने घरों में देखा होगा जब चूने में पानी मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा उबलता है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हमारे पास पांचवा है वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि यानी कि जब ये जैसे हमारे पास वैक्स है, वैक्स को जब हम हीट करते हैं, ये डेल्टा साइन होता है हीट का, तो हमारे पास निकलता है CO2 प्लस वाटर। तो हमारे पास क्या निकल रहा है, जब हम वैक्स को हीट कर रहे हैं CO2 प्लस वाटर निकल रहा है। तो इसकी स्टेट इनिशियली ये था सॉलिड,
ये हमारे पास गैस और ये है लिक्विड। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें। तो ये हो गया होगा। ये थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है कि बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले सॉरी केमिकल इक्वेशन इससे पहले आता है, केमिकल इक्वेशन बाद में आता है। तो हमारे पास है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction। केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं? जिससे हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम एक केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बार बार हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर से तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हम सीधा डायरेक्टली एटम्स को रीअरेंज करके उस रिएक्शन को लिख देते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो हो गया होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या हो, बैलेंस्ड यानी बराबर, दोनों साइड बराबर एटम्स हो। जैसे हमारे पास है ये रिएक्शन Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। ये क्या है? ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसे बैलेंस्ड है देखते हैं। पहले हम लिखते हैं रिएक्टेंट, यहां हम लिखते हैं प्रोडक्ट। ये तो हमें पता है रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, हमने पीछे देख चुके हैं। तो रिएक्टेंट में क्या है? सबसे पहले जिंक। जिंक के कितने एटम है? जिंक का हमारे पास रिएक्टेंट में है एक एटम। फिर है हमारे पास हाइड्रोजन H2, कितने हैं? यहां भी एक है। फिर है सल्फर, सल्फर के कितने हैं? एक। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास? चार। सॉरी हाइड्रोजन के हमारे पास दो, ऑक्सीजन के हैं चार। फिर हम प्रोडक्ट में देखते हैं। प्रोडक्ट में Zn कितने हैं? Zn है एक। फिर सल्फर कितना है? सल्फर है एक। ऑक्सीजन है 4 और हाइड्रोजन है 2। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में देखिए दोनों की क्या है? दोनों बराबर हैं। जिंक भी एक है, प्रोडक्ट में जिंक भी एक है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर एक है, सल्फर एक है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी सल्फर ऑक्सीजन 4 है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जहां पे दोनों एटम्स क्या हो? बराबर हो। रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। ऐसी केमिकल इक्वेशन को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको नोट कर लीजिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने ये केमिकल इक्वेशन से समझ लिया। तो ये हो गया होगा। इसके बाद है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम देखते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो यहां पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे हमारे पास है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो इसमें देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में।
तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है केवल, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के हैं 2 आइटम, ऑक्सीजन के भी 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन में कितना आइटम है 2, ऑक्सीजन के 1। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पे बराबर ना हो एटम्स, वो क्या होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम बैलेंसिंग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते कैसे हैं। तो इसको नोट कर लें। वैसे इसमें नोट करने के लिए कुछ है नहीं, डायरेक्ट हम बैलेंसिंग पे आएंगे। तो ये हो गया होगा। सबसे पहले हमारे पास बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो कैसे बैलेंस करेंगे, जैसे हमारे पास है Na+O2 गिव्स NaO। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट वही लिखेंगे, रिएक्टेंट को मैं लिख रहा हूँ R से, एंड प्रोडक्ट को मैं लिख रहा हूँ P से। तो R में सबसे पहले Na, फिर है O। तो Na के कितना आइटम है 1, ऑक्सीजन के 2, प्रोडक्ट में Na का कितना आइटम है, Na के हैं 1 और ऑक्सीजन का भी 1। तो देखिए Na तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन क्या है अनबैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में है 1। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट में क्या करेंगे 2 करेंगे। प्रोडक्ट में हम जैसे कि 2 करते हैं, तो अभी ऑक्सीजन क्या हो गई प्रोडक्ट में हो गई 2। लेकिन अब देखिए अब Na कितना हो गया प्रोडक्ट में, Na भी 2 हो गया। तो हमें Na को क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में भी 2 करना पड़ेगा, इसके सामने 2 लगाएंगे तो ये 2। अब देखिए अब बैलेंस हो गया, Na 2 O भी 2। तो ऐसे हम बैलेंस करते हैं। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं उसके बाद। अब जैसे हमारे पास है, इसको उठा देते हैं, N2+H2 gives NH3। तो रिएक्टेंट में देखेंगे, रिएक्टेंट में है N और H। तो रिएक्टेंट में N है 2, H है 2, प्रोडक्ट में है N 1 और H है 3। तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम N को बैलेंस करते हैं। N है 2 और प्रोडक्ट में है 1, तो हम यहाँ पे 2 करते हैं प्रोडक्ट में, इसको इसके सामने 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों 2 हो गया। इसके बाद अब हाइड्रोजन कितनी हो गई हमारे पास 2, N तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, ये 2 है, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 6 हाइड्रोजन हो गई है। अब हमें हाइड्रोजन कितनी हमारे पास यहाँ 2 है, तो 2 के साथ हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाए 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे हम कितना करेंगे, इसे 3 का मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 6। तो N2+3H2 gives 2NH3। तो ये इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास बैलेंस हो गया। देखिए N कितने हैं 2, यहाँ भी N 2, हाइड्रोजन यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ पे 6 कर लीजिए तो ये 6 हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आइटम्स को देख के मल्टीप्लाई कराना है बस। तो ये हो गया होगा। एक है हमारे पास CO+H2 gives CH3OH। ये हमारे पास बन रहा है, रिएक्टेंट में हमारे पास CO है एंड H2 है। CO यानी ये है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 gives CH3OH। तो यहाँ पे भी हम करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट है हमारे पास C और यहाँ पे है O और H। तो C है हमारे पास 1, O है हमारे पास 1, H है हमारे पास 2। प्रोडक्ट में है C, H एंड O। C है हमारे पास 1, H है हमारे पास 4 एंड O है हमारे पास 1। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले C तो बराबर है, O को बैलेंस करेंगे, O भी बैलेंस है, H को बैलेंस करेंगे।
तो यहाँ पे 2 है, यहाँ हम 4 करेंगे इसे रिएक्टेंट में, इसको 4 करेंगे, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये बैलेंस हो गया। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें। तो ये हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास 5 प्रकार की। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरी है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवी है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमारे पास 5 प्रकार की रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके देखते हैं कि ये रिएक्शन होती क्या है। तो पॉज करके नोट कर लें। तो ये हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है आखिर। In this reaction, 2 or more substance, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, कॉम्बाइन होते हैं। कॉम्बाइन टू फॉर्म वन सब्सटेंस is called combination reaction। 2 या 2 से ज्यादा मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही आसान से चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के। तो जैसे हमारे पास है Mg, एग्जांपल ले लेते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। हमने 2 क्यों लगाया, ये बैलेंस करने के लिए। हम जब भी कोशिश करें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। तो हमारे पास एक ये एग्जांपल है, बहुत सारे हो सकते हैं। C प्लस O2 गिव्स CO2। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पॉज करके नोट कर लें। तो ये हो गया होगा। अभी हमारे पास जो दूसरी तरीके की रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन in which one substance या कंपाउंड जो आप होना चाहे, one substance break down in two or more substance, two or more substance। इसमें क्या होता है? एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है। और कैसे टूटेगा वो हम अभी आगे देखेंगे। तीन प्रकार के हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया ओपन। इसके बाद है हमारे पास सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल क्या होती है? थर्मल मतलब हीट। हम हीट से सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे। जैसे हमारे पास है CaCO3, एग्जांपल के लिए CaCO3, इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या किसमें टूटेगा? ये टूटेगा हमारे पास CaO प्लस CO2। ये क्या हो गया? ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। एंड ये है, ये तो आपको पता है, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसको नोट कर लीजिए। फिर सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, पॉज करके नोट कर लें। तो हो गया होगा। जो हमारे पास सेकंड है वो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, FeSO4। अगर हम FeSO4 को हीट करेंगे तो ये किसमें टूटेगा? ये टूटेगा हमारे पास FeO प्लस SO2 प्लस SO3। ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों गैस हैं। तो FeSO4 क्या हुआ? ये हुआ आयरन सल्फेट, या आयरन में क्या क्या हम इसको क्या कह सकते हैं? फेरस सल्फेट कह सकते हैं हम इसे। आयरन में हम इसे कहेंगे फेरस सल्फेट। एंड ये क्या है? ये हमारे पास फेरस ऑक्साइड, ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको लिख लीजिएगा पूरा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। दो ऑक्सीजन तो सल्फर डाइऑक्साइड, तीन ऑक्सीजन तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें। तो ये था हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारे पास अगला, ये हो गया होगा जो अगला तरीका है हमारे पास डिकम्पोजिशन का, वो है, दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा? हम इलेक्ट्रिसिटी से
डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। जैसे हमारे पास है H2O, H2O को इसके ऊपर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या टूटेगा, ये टूटेगा H2 प्लस O2 में। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस वाला एक एग्जांपल। दूसरा होगा हमारे पास जैसे NaCl में आप मोल्टन लिखना ना भूलें। मोल्टन का मतलब ये पिघलाया हुआ है, क्योंकि जब NaCl सॉलिड होगा तब ये आयंस में ब्रेक नहीं हो सकता है, क्योंकि तब ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स इसमें होता है, तब ये टूटेगा नहीं। जब मोल्टन होगा तब टूट जाएगा। इसमें लिखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी एंड ये टूटेगा हमारे पास Na प्लस Cl2 में। इसको नोट कर लीजिए। तो ये है गैस, और NaCl हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड। ये हो गया होगा, पॉज करके नोट कर लें। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद है हमारे पास जो थर्ड टाइप का होता है, वो होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा, इसमें हम सनलाइट से डिकम्पोज कराएंगे किसी भी सब्सटेंस को। जैसे हमारे पास है AgCl यानी AgCl क्या होता है, AgCl हमारे पास होता है सिल्वर क्लोराइड। तो इसके ऊपर हम ये डालेंगे सनलाइट, या हम इसको कहते हैं Hν, फ्रीक्वेंसी Hν डाली तो ये टूटेगा Ag प्लस Cl2 में। ये हमारे पास आ जाता है। वैसे अगर हम इसमें AgBr भी एक एग्जांपल है इसका, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया होगा। इसके बाद आता है AgBr में भी अगर हम सेम सनलाइट या Hν करें तो ये टूटेगा हमारे पास Ag प्लस Br2 में। AgBr क्या हुआ, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये तो आप जानते हो ये सिल्वर है, और ये है ब्रोमीन। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो ये हो गया होगा। ये हो गया हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने तीनों टाइप देख लिए, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोकेमिकल। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो हम देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से। जैसे हमारे पास है CuSO4 प्लस Mg गिव्स MgSO4 प्लस Cu। तो इसमें क्या हो रहा है, Mg किसको रिप्लेस कर रहा है, Mg रिप्लेस कर रहा है Cu को, क्योंकि Mg क्या है, Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। इसमें नोट बना के लिखें, नोट only more reactive atom displaces less reactive एटम। सिर्फ जो मोर रिएक्टिव होगा वो ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये तो था जब हम CuSO4 प्लस Mg करेंगे। वैसे ही
तो इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। तो कर लिया वो आपने। वैसे ही अगर हम CuSO4 प्लस Zn करें तो ये क्या मिलेगा हमें, ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे भी जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर रहा है उसके सल्फेट सॉल्यूशन से। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। जब इसने इसको रिप्लेस किया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए आप, पॉज करके नोट कर लें। तो ये हो गया होगा। कर लिया होगा आपने। इसके बाद है हमारे पास जो चौथी टाइप की रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। इन दिस रिएक्शन there is exchange of ions between two compounds। दो कंपाउंड के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इसमें। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, AgNO3 प्लस NaCl। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास NaNO3 प्लस AgCl। AgCl आ गया हमारे पास। इसको नोट कर लीजिए, ये वहां पर एक एग्जांपल है इसका। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। हम एक चौक ले लेते हैं। तो ये कर लिया होगा आपने, पॉज करके नोट कर लें। तो इसके बाद जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है BaCl2 प्लस Na2, एग्जाम्पल है Na2SO4। तो ये देगा हमें BaSO4 प्लस NaCl। आप चाहे तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया। तो देखिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। जो Ba का यानी बेरियम का ये था आयन, उसने किसके साथ ये किया एक्सचेंज, Na के साथ, सोडियम के साथ। बेरियम क्लोराइड था और ये था हमारे पास सोडियम सल्फेट। तो ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसको आप लिख लीजिए, इसका नाम भी लिख लीजिए हमारे पास बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड ये है सोडियम सल्फेट, एंड ये हमारे पास बेरियम सल्फेट और ये है सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। इसने क्लोराइड आयन एक्सचेंज किया सोडियम के साथ और सोडियम ने इसको क्या दिया, सल्फेट आयन दिया। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो ये हो गया होगा।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमने देख ली कैसी रिएक्शन होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो अब हमारे पास है फिफ्थ जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन हम दो तरीके से कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ, या तो किसी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन, या किसी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो भी कहलाता है ऑक्सीडेशन। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, या तो किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है वो भी किस में आएगा, वो भी ऑक्सीडेशन में आएगा। तो इसमें लिखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ substance addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो दोनों ही क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया होगा, पॉज करके नोट कर लें। कर लिया होगा आपने। अगला कि रिडक्शन। अब हम देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। दूसरा है हमारे पास रिडक्शन। तो रिडक्शन इसका उल्टा, यानी ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो था हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या होगा हमारे पास, रिडक्शन होगा। इसमें लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ substance or addition of hydrogen to a substance। या तो यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, दोनों क्या कहलाएंगे, रिडक्शन कहलाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लें। तो ये हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आता है, वो आता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, या तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा हो ऑक्सीडेशन के लिए वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन ले रहा हो किसी सब्सटेंस से, वो भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हम लिखेंगे द सब्सटेंस which gives ऑक्सीजन, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा, और द सब्सटेंस
और द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हटाए वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच रिमूव्स हाइड्रोजन। तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन है। अभी हम एक एग्जांपल समझेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो ये हो गया होगा। अगला है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या डेफिनेशन बनेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की थी हमारे पास, या तो कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा हो तो वो क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे क्या होगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लेगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, या हाइड्रोजन देगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। द substance which removes ऑक्सीजन, और क्या कह सकते हैं, और सब्सटेंस which adds हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन हटाए या हाइड्रोजन जोड़े वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लें। तो ये हो गया होगा। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास है CuO प्लस H2 गिव्स, हमें क्या देता है, Cu प्लस H2O। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो किसी से रिमूव नहीं हो रही, लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। किसमें हो रहा है, हाइड्रोजन में, H2 में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो H2 का ऑक्सीडेशन। फिर हम देखते हैं रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन की क्या डेफिनेशन थी, रिडक्शन की डेफिनेशन थी या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या ऑक्सीजन उससे रिमूव हो रही हो। तो यहाँ किसी में हाइड्रोजन ऐड तो नहीं हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन रिमूव जरूर हो रही है इस कॉपर से। कॉपर से क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव। तो ऑक्सीजन अगर कॉपर से रिमूव हो रही है तो कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, यानी कॉपर ऑक्साइड का होगा रिडक्शन। फिर है हमारे पास कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या डेफिनेशन थी, जो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन ले तो वो क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो कोई नहीं ले रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जरूर दे रहा है, वो CuO दे रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे हो जाएगा CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट की क्या डेफिनेशन थी, जो ऑक्सीजन ले, जो ऑक्सीजन रिमूव करे या हाइड्रोजन दे, जो ऑक्सीजन रिमूव करे हाइड्रोजन दे। तो ऑक्सीजन रिमूव कौन कर रहा है, H2। तो H2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आप समझ गए होंगे, ऑक्सीडेशन हुआ H2 का क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इसमें ऐड हुई, रिडक्शन हुआ CuO का क्योंकि इससे ऑक्सीजन गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था CuO क्योंकि इसने ऑक्सीजन दी इसको, और रिड्यूसिंग एजेंट था H2 क्योंकि इसने इससे ऑक्सीजन ली। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे अगर
हम कहें अगर आपको कभी ये ना आए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो रिडक्शन में होगा वही आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखना, जो ऑक्सीडेशन में होगा वो आप रिड्यूसिंग एजेंट में लिखना। इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें। तो ये हो गया होगा। इसके बाद हम अगला एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। इसमें देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन ऐड होगी। तो ऐड किसमें हो रही है, सी में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सी का यानी कार्बन का। रिडक्शन किसका हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन जा रही है, तो किससे जा रही है, ZnO से जा रही है, तो ZnO का रिडक्शन। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ZnO दे रहा है सी को, तो ZnO। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन कौन ले रहा है, सी ले रहा है। तो बन गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया होगा, पॉज करके नोट कर लें, कर लिया होगा आपने। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी खत्म होती है। इसके बाद ये कोलिजन एंड रेसिडिटी इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। जो अगला है वो है, हम देख लेते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी यानी हीट बाहर आएगी, वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन द हीट इज evolved as बाय प्रोडक्ट। हीट कैसे इवॉल्व होती है, एज अ बाय प्रोडक्ट इवॉल्व होती है। जैसे हमारे पास है CaO प्लस H2O एग्जाम्पल के लिए, एंड ये देगा हमें CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये क्या होगी, हीट इवॉल्व हो रही है इस रिएक्शन में। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, वो होती है एक्सोथर्मिक। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं दूसरी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में इवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है। इसमें लिख लेंगे इन दिस रिएक्शन heat gets absorbed। एब्जॉर्ब होती है इसमें हीट। जैसे हमारे पास था CaCO3, इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो हीट क्या हो रही है इसमें, एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमारे पास प्रोडक्ट निकाल रहे हैं CaO प्लस CO2। तो एंडोथर्मिक की रिएक्शन ये होती है, इसको नोट कर लीजिए। इसका एग्जांपल है, तो जब हमने CaCO3 को हीट दी, यानी जब इसने हीट एब्जॉर्ब की, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एज द प्रोडक्ट निकल गया। इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। कोलिजन एंड रेसिडिटी इस बार आपके सिलेबस में है नहीं।
तो हम कुछ इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, तो पहला है, आप एनसीईआरटी खोल के रखें या हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। सॉल्यूशन किस लिए यूज हो रहा है? व्हाइट वॉशिंग के लिए। हम इसमें वही कवर करेंगे जो हमने लेक्चर में कवर नहीं किए या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें पहला है पूछा इसने, नेम द सब्सटेंस, सॉरी, अ सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। सॉल्यूशन सब्सटेंस, यहाँ पे था सब्सटेंस, a substance in a solution is used for white washing। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले इसने क्वेश्चन पूछा है नेम द सब्सटेंस, हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सब्सटेंस हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं उसका नाम है क्विक लाइन। हमने देखा था चूने में हम पानी मिला देते हैं, उसी से हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं वॉल्स की। तो द सब्सटेंस इज क्विक लाइन एंड ब्रैकेट में लिखिए CaO, इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है इसके, तो ये हो गया होगा। अब है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केमिकल रिएक्शन। राइट द फॉलोइंग statement in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में लिखना है, एंड उसमें लिखा है आल्सो बैलेंस देम, एंड बैलेंस देम में बैलेंस भी करना है। तो पहला उसने कहा ए है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन, वैसे क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, टाइम अभी हमें बचाना है। तो एक आंसर होगा, उसने कहा हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हमारे पास है H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3 एंड हमें इसे बैलेंस भी करना है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, ये हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर बी वाला करते हैं हम। बी उसने कहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, यानी हीट किया तो ये क्या बनता है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो गया हमारे पास। इसको आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, ये 2, यहाँ भी आप 2 लगा लीजिए, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गया। फिर हम सी वाला करते हैं। सी का आंसर, सी उसने कहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसने कहा बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम
क्लोराइड हमें ये देगा। तो इसको नोट कर लीजिए, पर का नोट हो गया होगा। तो कर लिया होगा आपने। उसके बाद डी वाला जो क्वेश्चन है वो है, डी वाला क्वेश्चन है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। पोटेशियम मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो हमें मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको लिख लीजिए, और आप बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया होगा, तो इसको बैलेंस कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे भी 2, ये हो गया। कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, तो इसको आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो पर ए है हमारे पास केमिकल इक्वेशन HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ये हमें देता है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे 2, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन पे हमने 2 लगाया, तो नाइट्रोजन वहां पर हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 6, नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ 6 है। फिर यहाँ हमारे पास कैल्शियम यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन हो गई 4 एंड ऑक्सीजन हो गई 5। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हाइड्रोजन 4 करने के लिए 2 और, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास 6 और 2 8 एंड यहाँ हमारे पास हो गया ऑक्सीजन 6 और 2 8। तो ये हमारे पास बैलेंस हो गया है, पूरी रिएक्शन आप देख सकते हैं हमने बैलेंस कर दी। तो इसको नोट कर लीजिए। बैलेंसिंग का मेथड यही है, सबसे आसान, हिट एंड ट्रायल। हम देखेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बैलेंस करते जाएंगे। तो आपने कर लिया होगा। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, बी। तो बी जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, बी का आंसर NaOH प्लस H2SO4 गिव्स, इसमें कहा है Na2SO4 प्लस H2O। तो हमें इसको बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Na पे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 हो गई, ऑक्सीजन भी 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, यानी 4 एंड 2, यहाँ पे लिख सकते हैं आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट NaOH एंड S। ये हमारे पास है प्रोडक्ट में NaSO एंड H। तो तो Na हमारे पास यहाँ पे हमने 2 कर दिया एंड इधर है हमारे पास 2, ऑक्सीजन है हमारे पास इधर 2 और ये है 4 यानी 6, यहाँ ऑक्सीजन है हमारे पास 4 और 1 5, हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ 3 एंड यहाँ है हमारे पास हाइड्रोजन 2, सल्फर है 1 और यहाँ है सल्फर 1। तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को हमें कितना करना है, यहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ है हमारे पास 5। तो ऑक्सीजन को हमें 6 बनाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 लगाएं तो ये कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 4 और 2 6, और यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस हो गई, ये 5 था ये 6 हो गया। एंड सल्फर हाइड्रोजन 4 है और इधर हाइड्रोजन है 2, यहाँ भी 4 है, सॉरी 3 नहीं 4, यहाँ भी 4 हो गया एंड सल्फर 1 है, ये बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन हैं
सी एंड डी, इसको आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होंगे तो हम बता देंगे। एंड जो 7th है वो भी ऐसे ही करना है जो हमने पीछे किया, 8th वाला भी वैसा ही होगा। तो ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 हमने ये देख चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चंस में। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हमने लिख लिया, उसके एग्जांपल्स लिख लिए। एंड फिर हमारे पास व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में हीट एनर्जी निकलती है। हीट यानी जब हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारे पास है, तो ये हो गया सारा। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इनवॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। तो हमें इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ये तो आसान है, इसको तो लिखना बहुत ही इजी है, हम लिख लेंगे इसको। तो ये क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14, हमें इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस हमें लिखना है कॉपर, तो हमें मिल जाएगा CuNO3 प्लस Ag। तो ये हमें मिल गया इसकी रिफाइनिंग में। CuNO3 होल ट्वाइस, हमने सेकंड कॉपर लिया, कॉपर सेकंड। कॉपर ये होता है, हमें पता है, वेरिएबल वैलेंसी वाला मेटल। तो ये हो गया होगा। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम देख चुके हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वो रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और आप चाहे तो उसमें लिख भी सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका एग्जांपल आप लिख लीजिए। हमारे पास है NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस NaNO3। तो हमारे पास AgCl क्या बन गया, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड साइन से दिखाते हैं, तो ये हो गया होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन आवर ब्लैक इन कलर नेम द मेटल X एंड ब्लैक कलर्ड फॉर्म। हमने क्या किया, एक कंपाउंड था ब्लैक कलर का, उसको हीट किया तो क्या हो गया, ब्राउन कलर था ब्लैक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, तो वो ब्राउन कलर का था कॉपर, जब हमने उसे O2 के साथ हीट किया तो हमें बन गया CuO। तो उन्होंने पूछा था नेम द एलिमेंट X, X है कॉपर एंड कंपाउंड है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड। तो ये बन गया हमारे पास कंपाउंड। तो ये हो गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 वाई वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो हम पेंट इसलिए अप्लाई करते हैं रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए, ये आपके उसमें है नहीं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम ऑफ फ्रस्टेड विद नाइट्रोजन वाई। तो हम उससे रेंसिडिटी से बचाने के लिए नाइट्रोजन उसमें डालते हैं, नाइट्रोजन गैस। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यहाँ पे होता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।